एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करने वाले हैं, जिससे जो है एग्जाम में हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स को है उसको करने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट में आता है विकास। विकास आखिर है क्या, इसको जान लेते हैं। इससे पहले जो है आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छी लगेगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। विकास क्या है? विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है नवीन योजनाएं एवं विशेषताएं हासिल करता है। विकास क्या है? विकास क्रमिक परिवर्तन है, मतलब कर्म के अनुसार ही बढ़ता है। कि पहले आता है जैसे कि बच्चा जन्म लेता है शैशवावस्था, फिर जो बाल्यावस्था, फिर उसके बाद जो है सार्यावस्थाओं तक जाता है। यानी कि एग्जाम्पल में जो बताया गया, बुढ़ापा के बाद जवानी नहीं आएगी। मतलब ये कोई कर्म नहीं है कि हम लोग पहले जो है बूढ़ा हो जाएंगे फिर जो जवानी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले हम लोग जो शैशवावस्था आएगी हम लोगों को, फिर शैशवावस्था के बाद जो है जवानी आएगी। तो इस चीज़ को याद रखना है कि विकास क्या है? विकास जो है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास जो है कर्म के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसका जो है एक क्रम है। तो शैशवावस्था के बाद ही जो है जवानी आती है, पर बुढ़ापा के बाद हम लोग कभी भी जवानी को नहीं ला सकते। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि विकास आखिर क्या है। तो विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। चलिए अब हम लोग विकास और वृद्धि में अंतर को देख लेते हैं। इस वाले टॉपिक से जो है हर बार सीटेट क्वेश्चन करती है सीडीपी में, तो इसलिए आप लोग जो है इसको क्लियर कर दीजिए। विकास और वृद्धि में अंतर। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे कि हम लोगों की लंबाई है तो कुछ समय बाद जो है लंबाई रुक जाती है। वही क्या है? वृद्धि, जो हम लोगों को दिखाई देती है, जो मूर्त होती है। वृद्धि मतलब जो दिखाई देती है, और विकास क्या है कि दिखाई नहीं देती है। किसी का बुद्धि कितना विकसित हो गया है ये किसी को दिखाई नहीं देता, ये क्या है? अमूर्त है। तो वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, हम लोग की लंबाई जो है कुछ समय बाद जो है रुक जाती है। और वृद्धि क्या है? मूर्त होती है। मूर्त मतलब होता है दिखाई देना। तो वृद्धि जो है हम लोगों को दिखाई देता है कि इंसान 5 फीट लंबा है, कि इसका कितना वजन है, इसका कितना जो है शारीरिक ढांचा किस प्रकार है, ये सब चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती है। वही सब क्या है? वृद्धि है। और विकास क्या? अमूर्त होती है। विकास दिखाई नहीं देती, किसको कितना बुद्धि है, या ऐसा थोड़ी ना दिखाई देता है कि हाँ इसको 1 किलो बुद्धि है, इसको 2 केजी बुद्धि है, किसका बुद्धि 2.5 मीटर है, इसका बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है। विकास जो है दिखाई नहीं देती है। विकास क्या होती है? अमूर्त होती है। और वृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है। फिर वृद्धि के बारे में बताया गया, सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि क्या होती है? सिर्फ शारीरिक होती है। और विकास क्या है? अत्यंत व्यापक होती है। विकास क्या होता है? बहुत बड़ा इसका विस्तार होता है। ये शारीरिक भी होता है, ये मानसिक भी होता है, ये बहुत प्रकार से होता है विकास। और वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक तौर पर ही होती है। और वृद्धि जो मात्रात्मक होती है, मतलब वृद्धि जैसे कि इसका वजन जो है 60 केजी है, इसका वजन जो है 80 केजी, इसका वजन जो 50 केजी है, इसकी लंबाई 4 मीटर, ये सब क्या है? मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब मात्रा में इसको नापा जा सकता है, यही है वृद्धि। और विकास क्या है? मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी होता है। कई कई रूप में मात्रात्मक भी होता है और कई के रूप में जो है गुणात्मक होता है। तो विकास दोनों है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। दिशा निश्चित नहीं होती है। वृद्धि की दिशा जो निश्चित नहीं होती है, विकास की दिशा जो है निश्चित होती है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न सीडीपी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार दोबारा जो रिवीजन कर लेते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, और वृद्धि जो है मूर्त होती है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है और मात्रात्मक होती है, और दिशा इसका निश्चित नहीं होता है। और विकास क्या है? आजीवन चलते रहता है, इसका कोई सीमा नहीं है, ये जो है आजीवन चलते रहता है। और विकास क्या है? अमूर्त है। विकास जो है अत्यंत व्यापक होती है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूप में होती है, और दिशा इसकी निश्चित होती है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विकास के सिद्धांत। इस वाले पॉइंट से भी जो है सीटेट हर एक बार प्रश्न करती है, तो इसको जो याद रखिएगा। इसके कुछ पॉइंट से विकास के सिद्धांत। तो विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं? तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत से क्या अर्थ है? दुनिया में 2 बच्चों की गति समान नहीं होती, कि हर एक बच्चा जो है अलग अलग समय पर अपना विकास करता है। ये नहीं है कि कोई बच्चा मंगलवार को बढ़ रहा है तो कोई बच्चा सोमवार को बढ़ रहा है, समान नहीं होती है। ये जब जिस बच्चे का समय होता है तभी वो लोग जो है अपना ग्रोथ करता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है विकास में, कि कोई बच्चा जो है कभी कोई बच्चा 2 साल में बोलता है, कोई बच्चा 5 साल में बोलने लगता है। तो ये सब जो है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 देखते हैं, असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत कि विकास में जो है विकास कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है, इसलिए असमान गति का सिद्धांत भी है विकास का। सरल से जटिल, विकास जो है सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। चौथा नंबर है अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है आपस में संबंधित होते हैं, इसीलिए इसको जो है अंतर संबंध का विकास भी या अंतर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। उसका निरंतरता का सिद्धांत, आजीवन जो है विकास चलते रहता है। विकास क्या होता है? आजीवन चलते रहता है, क्योंकि बुद्धि जो है हमेशा आदमी की बढ़ते रहती है। आप सब जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसीलिए जो निरंतरता का सिद्धांत जो विकास में आता है, आजीवन जो विकास चलते रहता है। उसका शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत मतलब होता है विकास सिर से पैर की ओर चलता है। विकास जो है सिर से पैर की ओर चलता है। इस पॉइंट
आपको याद रखिएगा, विकास हमेशा सर से पैर की ओर होता है। उसके बाद है अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत मतलब विकास केंद्र से बाहर की ओर जाता है। केंद्र मतलब पहले जो है बच्चा का जो चेस्ट बनता है, फिर उससे जो बाजू बनता है, फिर हाथ बनता है, ये सब जो है विकास केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अधोगामी सिद्धांत कहा जाता है। फिर हम लोग और पॉइंट्स को देख लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, पहले शरीर पर कंट्रोल करेगा, फिर उंगली से किसी चीज़ को मसलेगा या किसी चीज़ को पकड़ेगा। तो एकीकरण का सिद्धांत है कि बच्चा पहले शरीर पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर शरीर के जो अंग है सारे अंग पे वो अपना कंट्रोल करेगा, कि शरीर पर पहले कंट्रोल करेगा, फिर जो है अपने उंगली से किसी चीज़ को पकड़ेगा, किसी चीज़ को मसलेगा। वही है एकीकरण का सिद्धांत। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है और कुछ पॉइंट्स है। चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, मतलब होता है विकास जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। जैसे जन्म के समय बच्चे में कोई दांत नहीं पाया जाता, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय भी कोई दांत जो नहीं पाया जाता। यही है चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, मतलब विकास जहाँ से शुरू होता है वहीं पे जो है खत्म हो जाता है। फिर है वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। फिर समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत मतलब ब्रह्मांड में सभी बच्चे का प्रारूप जो है एक ही है। ये नहीं है कि कोई बच्चा विदेश में है तो उसका प्रारूप अलग होगा और कोई बच्चा जो इंडिया का उसका प्रारूप अलग होगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे सभी का जो समान प्रतिरूप का सिद्धांत पाया जाता है सब में। उसका निश्चित कर्म पाया जाता है। अविलोमिता, अविलोमिता मतलब होता है उल्टा जाने का कोई सिस्टम नहीं है कि आप जो है बुढ़ापा से फिर जवानी को पाइएगा, ये नहीं होगा। जो है शेषावस्था के बाद जवानी, जवानी के बाद जो बुढ़ापा आता है, मतलब उल्टा जाने का कोई सिस्टम नहीं होता है। इसको क्या कहा जाता है? अविलोमिता। उसके बाद भविष्यवाणी का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पाया जाता है विकास में। अब विकास की अवस्थाओं को देख लेते हैं, विकास की क्या क्या अवस्था है। विकास की अवस्थाएं, प्रसव पूर्व अवस्था, यह कब होता है? गर्भाधारण से 40 सप्ताह पूर्व होता है प्रसव पूर्व अवस्था। उसके बाद है शेषावस्था, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरा बाल्यावस्था। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो शेषावस्था का जो उम्र है जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है? तो 2 से 6 या 7 वर्ष तक चलता है। फिर मध्य बाल्यावस्था जो है 7 से 12 वर्ष तक चलता है। फिर किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक चलता है। और इन सब चीज़ों को जो है जीन पियाजे महोदय जो है शेषावस्था को ही संवेदी गामक अवस्था कहा है। मतलब शेषावस्था में जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र होती है काउंट, और इसी को जो जीन पियाजे महोदय ने संवेदी गामक अवस्था कहा है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो चलती है 2 से 6 वर्ष तक चलती है, या 7 वर्ष तक कभी कभी हो जाता है, तो इसको जीन पियाजे महोदय जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। फिर मध्य बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है, इसको जो है मूर्त अवस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक चलता है उसको अमूर्त या औपचारिक अवस्था कहा जाता है। इस जो विकास का जो अवस्था है इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे जो सीटेट में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांत को। बाल विकास के सिद्धांत में जो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की महोदय को। लेव वाइगोस्की जो है अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इसे इसके जो सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। लेव सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक संरचना का सिद्धांत, और तीसरा जो सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की महोदय जो है अपने सिद्धांत में कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया, कि बच्चा जो है समाज से ज़्यादा सीखता है, इसलिए इसके जो 3 नामों को याद रखना है इसके सिद्धांत को, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। इस चीज़ को याद रखना है। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने जो है सांस्कृतिक उपकरण में क्या क्या बताया है, तो वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग आपस में जुड़ते हैं वो क्या है? वो सांस्कृतिक उपकरण है। जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ग्लोब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब चीज़ों से जो हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये सब क्या है? सांस्कृतिक उपकरण है। तो लेव वाइगोस्की महोदय के सांस्कृतिक उपकरणों का जो एग्जाम्पल है आप लोग उसको याद रखेगा। इसके द्वारा जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आपस में जुड़ते हैं। तो किसके किसके द्वारा? मोबाइल, कैलकुलेटर, ग्लोब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपकरण के बारे में भी बताया। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या है? तो वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग आपस में अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिनसे लोग जो अपने विचार को प्रकट कर पाते हैं, वही है मनोवैज्ञानिक उपकरण। जैसे भाषा, संकेत, साइन, इन सब चीज़ों से जो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये सब क्या है? मनोवैज्ञानिक उपकरण है। और देखते हैं नोट में क्या बताया गया है कि वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की महोदय के अनुसार जो भाषा पहले आया है और विचार बाद में आया है। ये जो है एक टैग वर्ड का काम करेगा, आप लोग याद रखिएगा कि वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा पहले आया है और भाषा के बाद जो है विचार आया है, क्योंकि विचार को रखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, इसलिए भाषा पहले स्थान पर और फिर जो है विचार दूसरे स्थान पर आया है। क्योंकि आप लोग अगर दुकान में जाइएगा तो कोई चीज़ मांगने के लिए विचार से नहीं होगा, विचार को रखने के लिए भाषा की जरूरत होती है, इसलिए भाषा पहले आएगा फिर विचार बाद में आएगा, वाइगोस्की महोदय के अनुसार। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की महोदय के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको मैं जो इस वीडियो में करा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही सब पॉइंट्स जो मैं भी पढ़ के गई थी और मेरा भी जो है सीटेट क्लियर हो गया है, तो आप लोगों को भी हेल्प करेगा। ज़्यादा ज्ञानी, दूसरा मतलब MKO का सिद्धांत। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि MKO का सिद्धांत क्या है आखिर, तो चलिए इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो। मतलब हम लोग किसी और से क्यों सीखते हैं, किसी और के पास क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि वो लोग जो हम लोगों से ज़्यादा जानकार है, इसीलिए जो बालक
है उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, और उससे कम जानकार होगा तो उससे नहीं सीखेगा। इसी सिद्धांत को क्या बोला गया है, तो MKO का सिद्धांत। बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो। इस चीज़ को याद रखिएगा, टैग वर्ड का काम करेगा। दूसरा जो है संभावित विकास का क्षेत्र, मतलब ZPD। आप लोग ZPD बहुत सुने होंगे कि ZPD, तो ZPD है क्या आखिर, तो चलिए हम लोग आज इसको जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ZPD, इससे जो हर एक बार सीटेट में क्वेश्चन आता है। समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद का प्रयास और जो है उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच जो दूरी होता है, वही खाली स्थान जिससे जो है वैक्स की सहायता लेकर भरा जा सकता है, वही ZPD है। मतलब समस्या समाधान के दौरान जो बालक का खुद का जो प्रयास होता है और उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी का जो खाली स्थान होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। कि बच्चा तो यहाँ पे जैसे एक जगह पे कोई बच्चा है, यहाँ तक तो वो खुद आ सकता है, पर इस क्षेत्र तक जाने के लिए उसको किसी जो वैक्स आदमी की, किसी जो बड़े आदमी की सहायता लेनी पड़ती है। इसी जो क्षेत्र को, जो खाली जगह है, इसी क्षेत्र को जो कहा जाता है ZPD का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिए कि सहायता लेकर के उस चीज़ को भर सकता है। उसका जो इसके फोल्डिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके फोल्डिंग को ढांचा, निर्माण, पार, पाइट, मचान, इन सब नामों से भी जानते हैं। इसके फोल्डिंग समस्या समाधान के दौरान वैक्स द्वारा दी गई शुरुआती सहायता या इशारा जो सीखने के साथ घटती जाती है अर्थात अस्थायी होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे एक बालक की उंगली पकड़कर चलना सिखाना, किसी बालक को साइकिल चलाना सिखाना, ये सब क्या है, इसके फोल्डिंग की जो है, इसके फोल्डिंग का स्वरूप है। मतलब समस्या समाधान के दौरान हम लोग जो वैक्स जो हम लोगों को कोई भी सहायता देता है, मतलब जो है सहायता देना, किसी बच्चे को हम लोग सहायता देते हैं, वही क्या है, इसके फोल्डिंग है। समस्या समाधान के दौरान वैक्स द्वारा दी गई शुरुआती सहायता जो इशारा के द्वारा दिया जाता है, किसी भी माध्यम से दिया जाता है, जो सीखने के साथ घटती जाती है अर्थात ये क्या होती है, अस्थायी होती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एक जो है नोट के बारे में बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो टैग वर्ड का काम करेगा, क्या याद रखना है, इसके फोल्डिंग। सहायता देना जो है इसके फोल्डिंग है, मतलब पार है। सहायता देना, किसी को हम लोग सहायता देते हैं, वो क्या है, इसके फोल्डिंग है। और सहायता लेना वो क्या है, ZPD है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये टैग वर्ड का काम करेगा। सहायता देना इसके फोल्डिंग है और सहायता लेना क्या है, ZPD है। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, इसे जो है वाइगोत्स्की निजी वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चा जो है खुद से बात करके अपने कार्यों का योजना बनाता है, इसको ही क्या कहा जाता है, तो प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को स्वनियमन कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो स्वनियमन कहा जाता है। और जीन पियाजे महोदय इसी चीज़ को क्या कहा कि ये जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच है। तो व्यक्तिगत वार्ता किसने कहा, व्यक्तिगत वार्ता वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चा को अपने से खुद से बात कर रहा है और अपने कार्यों का योजना बना रहा है। ये सब वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा कि ये जो है निजी वार्ता है, मतलब प्राइवेट स्पीच है। और इसी को जो है जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा कि ये क्या है, बच्चे का ईगोसेंट्रिक स्पीच है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि निजी वार्ता, बच्चा जो अपने से बात करता है और अपने कार्यों की योजना बनाता है, उसको निजी वार्ता या प्राइवेट स्पीच किसने कहा, तो वाइगोत्स्की महोदय ने इसे जो प्राइवेट स्पीच कहा। और इसी चीज़ को जीन पियाजे महोदय जी ने कहा कि ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है। उसके बाद चलते हैं वाइगोत्स्की के स्पेशल पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो हम लोग अभी पढ़े। वाइगोत्स्की के स्पेशल पॉइंट्स को, बच्चे अपने समवयस्कों से अंतर क्रिया करके सीखता है। बच्चा जो है अपने से बड़ों से या फिर अपने बराबर के हम उम्र के बच्चों से जो है अंतर क्रिया द्वारा सीखता है किसी भी चीज़ को। तो बच्चे अपने समवयस्कों से अंतर क्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि अधिगम को महत्वपूर्ण माना है। फिर जो वार्तालाप या अंतर क्रिया करके ज्ञान को निर्मित करने को ही आंतरिकरण कहा जाता है। ग्लोब, नक्शे, कैलकुलेटर आदि जो है सांस्कृतिक उपकरण का उदाहरण है। सहायता देना पार है और सहायता लेना जो है ZPD है। भाषा पहले आता है और बाद में जो विचार आता है। और अपने से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति से सीखने की प्रक्रिया को MKO कहा जाता है। भाषा, संकेत आदि मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ये सारे पॉइंट जो थे वाइगोत्स्की महोदय के थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सीटेट एग्जाम का जो डेट है, तो आप लोगों के पास 3-4 दिन ही बचे हैं, तो आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और ये जो सारे पॉइंट्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जीन पियाजे महोदय के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बताऊँ, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।